युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। हमारे इस चैनल पर जीएस पढ़ाई जाती है और जीएस में हर सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट वाइज मतलब पढ़ा जाता है। अगर आप देखोगे, इससे पहले मैं पॉलिटी की वीडियो ला चुका हूँ, संविधान से संबंधित वीडियो लाया था। उसमें हमने नागरिकता और नागरिकता से पहले संघ और उसके राज्य क्षेत्र और उससे पहले संविधान सभा, प्रस्तावना, अनुसूचियां, सारी चीजों को हम पॉलिटी में पढ़े हैं। आज मैं एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है इतिहास, या फिर हम इसे इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। अगर मैं बात करूं इतिहास की, सबसे पहले हमें इनके शाब्दिक अर्थ पता होने चाहिए। नए सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आपको उसके शाब्दिक अर्थ की जानकारी होना चाहिए कि इतिहास का क्या मतलब होता है और हिस्ट्री का क्या मतलब होता है। जो मैं इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं इस समय, उस इतिहास में तुम देखोगे, ये तुम यूपीपीसीएस या फिर अदर एग्जाम, जितने भी अदर स्टेट के पीसीएस होते हैं उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। यूपीपीसीएस हो या फिर एनटीपीसी हो, ठीक, एनटीपीसी का एग्जाम रेलवे का होगा, उसमें आपको मदद मिलेगी। या फिर कोई भी वनडे एग्जाम है, या फिर तुम देखोगे एसएससी के अंदर जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे वो इसमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो ये यूपी पीसीएस तक या एमपी पीसीएस, जितने भी मतलब अदर स्टेट के पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें इतिहास आपको बड़ी सहायता देगा। ठीक, मैं शुरुआत करता हूं इतिहास की। जैसे आप देखोगे कि इतिहास का क्या अर्थ होता है। इतिहास ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप देखोगे कि इति प्लस हास, जो इतिहास है दो शब्दों से मिलकर बना है। इति का मतलब होता है समय, या फिर इसे कह सकते हैं पल। इति मतलब समय या फिर पल, और हास का मतलब होता है गुजरना। गुजरना है किसी चीज का नष्ट होना, यानी कि जो समय नष्ट हो चुका है वो इतिहास है। या फिर कह सकते हैं वो समय जो गुजर चुका है उसको हम इतिहास कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि हर गुजरा हुआ पल इतिहास है। तो हर गुजरा हुआ पल क्या है? इतिहास है। इसमें आपको अगर शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो ये है हर गुजरा हुआ पल, यानी जो निश्चय था। यानी तुम देखोगे इतिहास मतलब जो भी मतलब इतिहास के अंदर, चाहे आप एंशिएंट देखोगे, मिडवेल देखोगे, आधुनिक देखोगे, उसमें गांधी जी, अंबेडकर जी, भगत सिंह, जितना भी इतिहास है ये सब निश्चय था, यानी ये होना था। इतिहास का मतलब जो निश्चय था। यानी कि अगर इसके अर्थ की बात करूं तो हर गुजरा हुआ पल क्या होता है? इतिहास होता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इससे जो तात्पर्य होता है, इसका मतलब है जो निश्चय था। ये केवल इतिहास शब्द की बात है, इसका मैंने शाब्दिक अर्थ तुम्हें बताया। लेकिन रियल में तुम देखोगे इतिहास वही इतिहास होता है जिसके अंदर संघर्ष रहा हो, स्ट्रगल रहा हो। हम हर गुजरे हुए पल को अंडरस्टैंडिंग लेवल पर अगर जाते हैं तो हर गुजरे हुए पल को इतिहास नहीं कहते, बल्कि वही गुजरा हुआ पल इतिहास है जो संघर्षशील रहा हो, जिसमें संघर्ष हुए हो। संघर्ष मतलब युद्ध हुए हो। आप देखोगे, आप चाहे अकबर पढ़ो, चाहे आप बाबर पढ़ो, ठीक, चाहे तुमने अंग्रेज हो, तो अकबर बाबर इन्होंने युद्ध किए, संघर्ष किया, तो उन संघर्षों को हम पढ़ते हैं, वो इतिहास है। यानी कि हर गुजरा पल इतिहास वही, हर गुजरा पल वही इतिहास है जो संघर्षशील हो। ये संघर्ष होना जरूरी है। ठीक, तो ये इसका शाब्दिक अर्थ था। इतिहास का मैंने तुम्हें बताया, इसमें संघर्ष का होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है जो इंग्लिश का शब्द हिस्ट्री है। अगर आप देखोगे ये ग्रीस शब्द है, या फिर कह सकते हैं ग्रीक शब्द है। ठीक, जो ये ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक शब्द जो बना है किससे? आप देखोगे हिस्ट्री एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बुनना। हिंदी में इसका अर्थ निकालोगे तो क्या है? बुनना। यानी हिस्ट्री शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बुनना। मतलब कैसे बुनना? यानी जो भी ज्ञात घटनाएं हैं, आप देखोगे इतिहास के अंदर जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को बुनना। बुनना कैसे? मतलब कि एक क्रमबद्ध तरीके से, सार्थक तरीके से, ठीक, और तार्किक रूप से।
जितनी भी घटनाएं हुई आप देखोगे, घटनाओं में पहले हम देखोगे एंशिएंट पढ़ते हैं, फिर मिडवेल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं। तो जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे एंशिएंट के अंदर हो, चाहे मिडवेल के अंदर हो, चाहे फिर आधुनिक या फिर मॉडर्न इंडिया के अंदर अंतर्गत हो, तो उन्हीं सबको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है कि पहले एंशिएंट, फिर मिडवेल और फिर उसके बाद तुम देखोगे मॉडर्न आएगा। और एंशिएंट के अंदर भी पहले तुम देखोगे, पहले आईवीसी, फिर तुम देखोगे वैदिक सभ्यता, फिर धार्मिक आंदोलन, फिर और वंशों के बारे में, मौर्य वंश के बारे में पढ़े, गुप्त साम्राज्य के बारे में, फिर हर्षवर्धन वंश के बारे में। तो ये सब जो तुम देखोगे क्रम में लगाना, यानी कि बुनने का मतलब जितनी घटनाएं हुई हैं इस समय से पहले, उन घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से, सार्थक रूप से, तार्किक रूप से, मतलब व्यवस्थित रूप से बुनना, उसी को क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास दोनों अर्थ मैंने तुम्हें बताया इतिहास का, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही अर्थ आपको आने चाहिए। ये सब्जेक्ट अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल इसके बारे में तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा है, ठीक, इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा है, इसके आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको पॉज करके आप इसके शॉर्ट में नोट्स बनाते रहें। मैं वादा करता हूं तुमसे, आप ये कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, सारे क्वेश्चन इसके आसानी से कर सकते, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं। मैंने कहा आपसे कि जो इतिहास है, इतिहास को तुम देखोगे अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। वैसे तो इतिहास है, कभी भी मतलब आप पढ़ सकते हो, शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप इतिहास को पढ़ते रहो, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से, यानी कि अध्ययन करने की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। यानी सबसे पहला जो इतिहास है उसको बोलते हैं एंशिएंट, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट या फिर कह सकते हो आप प्राचीन इतिहास। क्या बोलते हैं, प्राचीन इतिहास। उसके बाद तुम देखोगे दूसरा आता है मिडवेल, या फिर इसे बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद तीसरा जो बांटा गया है वो है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। एंशिएंट, मिडवेल और मॉडर्न। अगर एंशिएंट में तुम देखोगे, इसमें जो चैप्टर से शुरुआत होती है वो आईवीसी से होती है। एक थोड़ा सा पाषाण काल है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आईवीसी, इसमें वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे, आर्यों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और न जाने इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि इसके अंतर्गत हिंदू राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, हिंदू शासक जो हुए हैं, तो हिंदू शासकों के बारे में प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उसके बाद मध्यकालीन आता है, मध्यकालीन को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत। उसके बाद आता है आपका मुगल। तो मिडवेल को 2 भागों में, दिल्ली सल्तनत और मुगल में बांटा गया है। दिल्ली सल्तनत के अंदर, जैसे दिल्ली सल्तनत के पहला वेद सुल्तान जो माना जाता है वो रजिया, मतलब तुम देखोगे इल्तुतमिश माना जाता है, तो उसी से शुरुआत करेंगे, इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो दिल्ली सल्तनत हमें पढ़ना है या फिर मुगल हमें पढ़ना है बाबर से, ठीक। यानी कह सकते हो इसमें मुस्लिमों का इतिहास पढ़ना है कि कैसे कैसे भारत में मुस्लिम आए और किस तरीके से उन्होंने भारत पर शासन किया। तो ये मध्यकालीन इतिहास था, मध्यकालीन के बारे में। उसके बाद तुम देखोगे आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास में हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों वो भारत आए थे, और भारत उनका आने का जो उद्देश्य था वो व्यापार करना था, और व्यापार करने के साथ ही उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया और 200 साल तक भारत पर राज किया। तो व्यापार करने आए और 200 सालों तक राज कर गए, ये कौन सी नीति थी उनकी, वो कैसे कैसे मतलब भारत पर शासन किया, ये आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम सारी चीजें बताएंगे, ठीक। लेकिन अभी इन तीनों में से तीनों ही मतलब इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एंशिएंट पढ़ो, मध्यकालीन पढ़ो, लेकिन आधुनिक इतिहास, लेकिन इतिहास का मतलब ये क्रमबद्ध सार्थक तरीके से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसकी, एंशिएंट इतिहास की। एंशिएंट इतिहास की शुरुआत करने से पहले, ठीक, मैं आपको इस हिस्ट्री के बारे में बेसिक चीजें मतलब बता रहा हूं, ठीक। तो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसके बारे में बेसिक्स बताऊंगा, ठीक। अगर सबसे बेसिक इसमें क्या हो सकता है,
सबसे बेसिक इसमें क्या हो सकता है, जैसे इतिहास। इतिहास के अगर बारे में बात करूं तो इसके फादर के बारे में पूछे, पिता, जनक। इतिहास का जनक कौन है? अगर इतिहास का जनक अगर पूछे वर्ल्ड में, विश्व में इतिहास का जनक कौन है? अगर विश्व में इतिहास का जनक पूछे, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मैंने कहा बेसिक से जाएंगे तो सारी चीजें कवर करते चलेंगे, इसमें एक भी जब ये नहीं कि छोटी चीजें तो नहीं पता, सारी चीजें पता नहीं क्वेश्चन कहां से आपको मिल जाते, एक एक चीज को इसमें बताना पड़ेगा। अगर देखोगे इतिहास का जनक विश्व में किसे कहते हैं, तो तुम्हें बताना है हेरोडोटस। हेरोडोटस को विश्व में इतिहास का जनक कहते हैं, फादर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर बात करें, इनकी एक बुक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका इन्होंने, हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका, इसी हिस्टोरिका बुक के कारण इन्हें फादर मतलब इतिहास का जनक कहा जाता है वर्ल्ड में। लेकिन बात करें भारत में, इंडिया में, इंडिया के अंदर इतिहास का जनक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में, विश्व में तो पता है हेरोडोटस जिसकी पुस्तक हिस्टोरिका, लेकिन भारत में इतिहास का जनक कौन है, तो ये आपको बताना है कि इतिहास का जनक है जिसका नाम है मैगस्थनीज। मैगस्थनीज, मैगस्थनीज के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये भारत में आने वाला पहला विदेशी राजदूत था, भारत में आने वाला पहला विदेशी राजदूत, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया। ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था, अब इसके बारे में बाद में बताऊंगा। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा मैगस्थनीज भारत में भेजा जाने वाला पहला विदेशी राजदूत था, जिसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। मैगस्थनीज की पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडिका पुस्तक किसकी है, इंडिका बुक किसकी है, तो तुम्हें बताना है कि मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई, और इसी के कारण इन्हें फादर यानी कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री या फिर भारत में इतिहास का जनक कहा जाता है। किनको? मैगस्थनीज को। तो दो व्यक्ति आपको याद रखने हैं कि पहले हेरोडोटस जिन्हें विश्व में इतिहास का जनक कहा जाता है, दूसरे हिस्टोरिका मतलब इन्होंने हिस्टोरिका बुक लिखी, ठीक, उसके बाद दूसरे मैगस्थनीज हैं जिनकी पुस्तक का नाम इंडिका, और पहले विदेशी राजदूत, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में आने वाले पहले विदेशी राजदूत कौन थे, तो तुम्हें बताना है उनका नाम मैगस्थनीज था। तो ये बेसिक्स है। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसकी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कि किस तरीके से जो भारत है, इतिहास में भारत के जो उपनाम है, उपनामों के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक, अभी इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक, बात करते हैं। अगर भारत के उपनामों की बात करें, उपनाम, भारत के उपनाम, अगर उपनाम देखोगे सबसे पहले तो एक ही नाम तुम्हें पता है कि भारत, कैसे पढ़ा। उसके बाद तुम देखोगे एक और नाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। दूसरा नाम तुम देखोगे इंडिया, इंडिया। और भी नाम इनके हैं, जैसे तुम देखोगे एक और नाम है भारत का आर्यव्रत, आर्यव्रत भी भारत को कहते हैं। और एक और नाम है जिसे बोलते हैं जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप भी भारत को कहते हैं। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत और जम्बूद्वीप। अगर मैं बात करूं भारत की, भारत का भारत नाम क्यों पड़ा, तो भारत का भारत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि तुम देखोगे वैदिक काल के अंदर, वैदिक काल, आईबीसी के बाद वैदिक काल आता है, वैदिक काल के अंदर तुम देखोगे एक कबीला था, एक कबीला जिसका नाम था भरत कबीला। आप देखोगे पहले देश के अंदर क्या थे, कबीले होते थे, कि जैसे जैसे कुछ दिनों के लिए कबीला ही लोग रहते थे, अपने तंबू वंबू गाड़ के रखा, उसके बाद ये क्या करते थे, जैसे ही समय बीतता था उस समय अपना काटने के बाद ही आगे चले जाते थे, यानी कि जगह बदल बदल कर रहते थे, खाना बदोश की तरह रहते थे। उसमें एक कबीला था भरत कबीला। तो जो ये भरत कबीला था, तो इस भरत कबीले सबसे बड़ा कबीला था, यानी वैदिक काल के अंदर सबसे बड़ा कबीला भरत कबीला, उस भरत कबीले के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। तो भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, ये तुम्हें याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक और इसका कारण है,
भरत कबीले का नाम भरत कबीला क्यों, मतलब भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि तुम्हें पता होगा कि रामायण में राम के जो बड़े भाई थे उनका नाम भरत था, तो भरत के नाम पर भी भारत पड़ा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इतिहास के नजरिए से अगर तुम देखोगे तो वैदिक काल के अंदर भरत कबीला था, उसी के नाम पर ये क्या पड़ा है, भारत नाम पड़ा है। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान नाम, भारत का जो एक उपनाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो तुम्हें बताना है कि अरबी मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया। मध्यकाल के अंदर मुस्लिमों की भारत में आगमन हुआ और उसके बाद अरबी आए। अरबियों ने भारत को क्या कहा, हिंदू कहा, या फिर भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो तुम्हें बताना है कि अरबी मुसलमानों ने दिया, या फिर मध्यकाल के अंदर जो मुस्लिम थे उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। अगर बात करें इंडिया की, इंडिया नाम किसने दिया? तो इंडिया नाम दिया है यूनानियों ने। इंडिया नाम किसने दिया है? यूनानियों ने। तो इंडिया नाम यूनानियों के द्वारा दिया गया, यानी यूनानी मतलब आज तुम देखोगे यूनान को क्या बोलते हैं, रोम। तो रोम का प्राचीन नाम क्या है, यूनान है। तो यूनानियों ने इसको क्या दिया, इंडिया नाम दिया। उसके बाद तुम देखो आर्यव्रत, मैंने आपको तीन बताया, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। इसके बाद तुम देखोगे आर्यव्रत, यानी वैदिक काल के अंदर भारत में आर्य लोग थे, ठीक। आर्य लोगों की भूमि भारत है, तो आर्य लोगों की जो भूमि भारत है उसी के नाम, मतलब इसीलिए भारत को क्या बोलते हैं, आर्यव्रत कहते हैं। व्रत माने एक क्षेत्र, एक तरीके से आर्य लोग यहाँ रहते थे, इसलिए इसे आर्यव्रत कहते हैं। बात करें जम्बू द्वीप भी भारत को कहते हैं। जम्बू का मतलब होता है ज्ञान और द्वीप का मतलब होता है स्थान, यानी कि ज्ञान का स्थान। तो भारत तुम देखोगे शुरुआत से प्राचीन काल में पूरे एशिया के अंदर सबसे ज्ञान वाला स्थान था, इसलिए इसको जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसके उपनाम है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत और जम्बूद्वीप। तो उपनाम आपको ये याद रखना है, किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, हिंदुस्तान नाम किसने दिया, इंडिया नाम किसने दिया, या फिर भारत नाम किसने दिया। कि भारत आर्यव्रत भी कहते हैं और जम्बूद्वीप ज्ञान का प्रकाश भी भारत रहा है। इसके बाद में बात करता हूं इतिहास को कुछ और तरीकों से भी बांटा गया है। जैसे और तरीकों से भी बांटा गया है। भारत के उपनाम मैंने तुम्हें इसमें बता दिए। भारत के उपनामों में सबसे पहले, अगर उपनाम आपके खत्म हो गए, एक नया मतलब एक छोटा सा है, ये बेसिक इतिहास के बारे में बेसिक में बता रहा हूं कि इतिहास को तीन भागों में ऐसे ही बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और एक बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जैसे तुम देखोगे प्राग ऐतिहासिक काल में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल या फिर आद ऐतिहासिक काल या फिर ऐतिहासिक काल, पूछता है आद ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, लिखित साक्ष्य या प्रमाण, या फिर पढ़ा जा सके। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके लिखित में कोई प्रमाण ना हो, लिखित में कोई साक्ष्य ना मिला हो, तो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे तुम देखोगे पहले जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसमें पाषाण काल आता है, और पाषाण काल के अंतर्गत औजार मिलते थे, पत्थर के औजार मिले, हड्डियों के औजार मिले, उपकरण मिलते थे, उन्हीं के आधार पर पता लगाया जाता था कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है, लेकिन लिखित में कोई प्रमाण वहां नहीं मिला है। तो यानी जिस क्षेत्र में मतलब जिस काल के अंदर लिखित साक्ष्य ना हो, और जब लिखित साक्ष्य ना हो तो पढ़ने की बात पैदा ही नहीं होती, तो लिखित साक्ष्य जहां ना हो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है क्या, पाषाण काल। पाषाण काल, इसमें केवल उपकरण थे, इसमें लिखित साक्ष्य कोई भी नहीं थे। तो पाषाण काल आता है, पाषाण काल के बारे में तुम्हें अभी बताऊंगा मैं।
ठीक, उसके बाद हम जैसे ही मैं बेसिक चीजें बता दूं उसके बाद हम नया मतलब टॉपिक से नया चैप्टर शुरू करेंगे, आईवीसी या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इससे पहले एक और चैप्टर आता है इतिहास को जानने के लिए साधन, इतिहास को कैसे जाना जा सकता है। तो पहले मैं बात करता हूं इसकी। प्राग ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य ना हो, पढ़ने की बात ही नहीं होती, तो उसे पाषाण काल या फिर प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसके लिखित साक्ष्य तो हो लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके, उसके लिखित साक्ष्य तो हो लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे तुम देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता, एग्जाम्पल में आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि आईवीसी, उसके बाद तुम देखोगे वैदिक काल, वैदिक काल भी इसके अंतर्गत आता है। ध्यान से सुनो, आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत लिखित साक्ष्य मिलते ही नहीं, लेकिन तुम देखोगे आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो हो लेकिन उसे पढ़ नहीं सके। सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर तुम देखोगे वहां पर पुरातत्व यानी कि एक तरीके से खुदाई में ऐसी चीजें मिली है, कई नृत्यांगना की मूर्ति मिली है, कई बर्तन मिले हैं, और लेकिन लिखित में साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित में साक्ष्य, लेकिन वो ऐसी लिपि है, ऐसी भाषा है, आज तक उसे कोई पढ़ नहीं सका। लिखित में साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ ना सका, उसे क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसके अंतर्गत आईवीसी और वैदिक काल आता है। वैदिक काल के अंदर ऐसी चीजें मिली है जिससे हम पढ़ भी सकते हैं और लिखित में भी साक्ष्य थे, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल क्या थी, मतलब जो लिखित में मिली तो लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते, यानी कह सकते हैं आदि ऐतिहासिक काल में हम आईवीसी और वैदिक काल को रखते हैं। ऐतिहासिक काल में आपको जानना है लिखित साक्ष्य पढ़ा जा सके, यानी कि जिसमें लिखित साक्ष्य भी हो और उनको पढ़ा भी जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। एक बार मैं हल्का सा और बता देता हूं, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या फिर ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य नहीं हो और उसको हम क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। जिसमें लिखित साक्ष्य तो हो, पढ़ा ना जा सके, उसको आदि ऐतिहासिक काल, इसमें आईवीसी और वैदिक काल इसका एग्जांपल है। ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी है और उन्हें पढ़ भी सकते हैं, इतिहास को जान भी सकते हैं, तो ये तुम देखोगे एग्जाम्पल में छठी शताब्दी बीसी के बाद जितना भी इतिहास है सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। छठी शताब्दी बीसी के बाद जो भी होगा वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। प्राग ऐतिहासिक काल पूछा जाता है, आदि ऐतिहासिक काल पूछा जाता है। और अब हमें शुरुआत करनी क्या? पाषाण काल की। अभी चैप्टर शुरू नहीं हो रहा, केवल पाषाण काल में तुम्हें इसमें बताऊंगा, जो मतलब पाषाण काल है, ठीक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे पूरा एक चैप्टर है, ठीक। अगर मैं बात करूं आगे, तो हमें अब पढ़ना है पाषाण काल। पाषाण काल के बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो तुम्हें बता रहा। आज हम केवल हिस्ट्री की बेसिक चीजें पे डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बाद इसमें एक एक चैप्टर या एंशिएंट को लेंगे, एंशिएंट के बाद उसका जो एक एक चैप्टर होगा उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे आप देखोगे, अगर मैं बात करूं पाषाण काल की, पाषाण काल मैंने बताया किसके अंतर्गत आता है? पीछे जो तीनों इतिहास मैंने बताया था कि प्राग, आदि या फिर ऐतिहासिक काल, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि प्राग ऐतिहासिक काल वो जिसके लिखित साक्ष्य ना हो, जिसमें केवल क्या मिला हो, मतलब औजारों के, उपकरणों के आधार पर उसकी संबंधित जानकारी हो, उसी को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसके अंतर्गत पाषाण काल आता है। अब इस पाषाण काल को उपकरणों के आधार पर, या फिर हम पहले, सबसे पहले तुम देखोगे जो पाषाण काल है इसका जो अनुसंधान है, जो अनुसंधान सबसे पहले किया था वो तुम देखोगे रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा किया गया था 1863 में। यानी पाषाण काल से संबंधित जो अनुसंधान भारत के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने किए हैं तो रॉबर्ट ब्रूसफुट है, जो कि 1863 में है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे, तो सबसे पहले तुम्हें बताना है कि ये ब्रिटेन के थे, ठीक, ये ब्रिटेन के थे। और ब्रिटेन में भी तुम देखोगे ये भूगर्भ
ये भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, भूगर्भिक वैज्ञानिक, यानी भूमि के अंदर की जो जानकारियां होती हैं भूगर्भिक वैज्ञानिक कहते हैं, या ज्योग्राफी के तुम कह सकते हो। तो रॉबर्ट ब्रूसवुड भूगर्भिक वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे, पुरातत्वविद थे, यानी कि पुरातत्व यानी कि जो पुरानी चीजें होती है, पुरानी सभ्यताएं होती है, उससे संबंधित जानकारी होती है, उसको पुरातत्वविद कहते हैं, जो ऐसी जानकारी रखता है। तो पूछा गया था कि जो रॉबर्ट ब्रूसवुड थे वो भूगर्भिक वैज्ञानिक या पुरातत्वविद से संबंधित थे। इन्होंने भारत में सबसे पहले अनुसंधान किया पाषाण काल से संबंधित, रॉबर्ट ब्रूसवुड, ये तुम्हें याद रखना। ठीक, इसको आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक, अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट ब्रूसवुड क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे अच्छे से याद रखें। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कैसे बांटा गया है? उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से सुने, पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया। जैसे एक तुम देखोगे पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, और तीसरा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो 3 भागों में इसको बांटा गया है। जो पूरा पाषाण काल है, मैंने कहा कि पाषाण काल को 3 भागों में उपकरणों के आधार पर बांटा गया है। जो आधार हैं वो उपकरण बताए गए, क्योंकि यहाँ पर लिखित में साक्ष्य नहीं थे, सब उपकरण की बात यहाँ पर की गई थी। जैसे पूरा पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो पूरा पाषाण काल क्या था कि पूरा पाषाण काल में जो उपकरण पाए गए हैं वह पत्थरों के हथियार पाए गए हैं, पत्थरों के औजार। आपसे पूछा जाएगा पत्थरों के औजार से संबंधित कौन सा काल है, तो तुम्हें बताना पूरा पाषाण काल के अंदर पत्थर पाए गए, यानी पत्थरों के औजार पाए गए थे। और इसमें भी पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे तुम देखोगे इसका पूर्व पुरा पाषाण काल, पूर्व पुरा पाषाण काल, उसके बाद दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, और उसके बाद है उच्च पुरा पाषाण काल, पाषाण काल। तो ये पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसी में ही पत्थरों के औजारों की बात की गई थी। अब आता है मध्य पाषाण काल, कि मध्य पाषाण काल क्या था। तो मध्य पाषाण काल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हड्डियों के उपकरण पाए गए। तो हड्डियों के उपकरण की बात की जाए तो आपको बताना है कि मध्य पाषाण काल हड्डियों के उपकरण से संबंधित है। और इसके साक्ष्य या प्रमाण कहां पर मिले? ठीक, इसके साक्ष्य या प्रमाण कहां पर मिले तो आपको बताना है महधा। महधा एक स्थान है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य या प्रमाण कहां से मिले हैं, तो तुम्हें बताने की महधा से मिले हैं। और जो ये महधा है ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले में, यूपी के प्रतापगढ़ जिले के अंदर ये है। तो हड्डियों के उपकरण यूपी के प्रतापगढ़ जिले महदा के अंदर पाए गए थे, जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित था। एक पॉइंट इसमें ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि जो पाषाण काल है उस पाषाण काल के अंदर पशुपालन की शुरुआत कहां से हुई थी। तो पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी, पशुपालन की जो बात करें तो आपको बताना है कि पशुपालन की जो शुरुआत की गई थी, यहां पर ये शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल के अंतर्गत की गई थी। तो मध्य पाषाण काल के अंदर ही क्या की गई थी? पशुपालन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाषाण काल में, या फिर कह सकते हो कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई, कि पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। तो तुम्हें बताना है पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल के अंतर्गत हुई थी। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के लिए, इसमें तुम देखोगे एक है आदमगढ़,
ठीक, ये क्या है? आदमगढ़। तो आदमगढ़, एक है आजमगढ़, वो यूपी में है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूं आदमगढ़। जो आदमगढ़ है ये आपका पड़ता है कहां पर? एमपी में। तो आदमगढ़ में इसके साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के, एक दूसरे साक्ष्य मिले हैं बागोर के अंदर। अगर आपसे आदमगढ़ उसमें नहीं देता है तो आपको आंसर लगाना है क्या है? बागोर लगाना है, क्योंकि बागोर तुम देखोगे राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में। तो मैंने कहा हड्डियों के उपकरण के साक्ष्य मिले मेहदा के अंदर, यूपी के प्रतापगढ़ में जो मध्य पाषाण काल से संबंधित। दूसरा पशुपालन के साक्ष्य मिले, तो पशुपालन के आदमगढ़ और बागौर दोनों से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो पूरा पाषाण काल बताया, मध्य पाषाण काल बताया, फिर नव पाषाण काल। नव पाषाण काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नव पाषाण काल में ही तुम देखोगे यहां पर कृषि की शुरुआत हो गई। आपसे पूछा जाएगा कि पाषाण काल के अंतर्गत कृषि की शुरुआत कहां से हुई, तो तुम्हें बताना है कि नव पाषाण काल में शुरुआत हुई, मध्य पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी। मतलब कि नव पाषाण काल के अंतर्गत ही कृषि की शुरुआत हुई है। अगर मैं बात करूं कृषि की, कृषि दो तरीके की, या तो गेहूं, ठीक, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, या फिर तुम देखोगे चावल के साक्ष्य मिले हैं। अगर कहूं मैं गेहूं के साक्ष्य कहां से मिले, तो तुम देखोगे जो गेहूं के साक्ष्य यहां पर मिले हैं, ठीक, इसमें देखोगे मैंने कहा नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। अगर देखो यहां से एक क्वेश्चन हो रहा था, इसी में तुम देखोगे भारत में सबसे पहले मानव साक्ष्य कहां पर मिले, मानव के साक्ष्य कहां पर मिले, सबसे पहले मानव साक्ष्य, तो तुम्हें बताना है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के अंदर मानव के सबसे पहले, मतलब मानव के सबसे पहले भारत के अंदर साक्ष्य मिले, यानी मानव साक्ष्य भारत में। तो आपको बताना है नर्मदा घाटी के अंतर्गत सबसे पहले इसके साक्ष्य मिले हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। तो जैसे तुम देखोगे यहां पे आपको याद रखना है, तो एक चीज आपको याद रखने की, यहां पर जो साक्ष्य मिले हैं जो नई खोज के आधार पर, नई खोज के आधार पर अगर तुमसे पूछा जाए कि नव पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य कहां मिले, तो तुम्हें बताना है लहुरा देव। अगर नई खोज के आधार पर, जो अभी जो नई खोज हुई है उसी के आधार पर लहुरा देव है, जो यूपी में है, यूपी के संत कबीर जिले में, यूपी के संत कबीर जिले में। मतलब क्या, नई खोज के आधार पर अगर क्वेश्चन आता है तुमसे पूछा जाए नव पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य कहां मिले, तो तुम्हें बताना है कि लहुरा देव में मिले, जो कि यूपी के संत कबीर में। लेकिन नई खोज से पहले सॉरी, नई खोज से पहले यानी खोज से पूर्व, जो खोज से पूर्व की बात करें कि जब लहुरा देव के पता नहीं था, तो उससे पहले जो साक्ष्य मिले थे वो मेहरगढ़ से मिले थे। मेहरगढ़ ये है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान के अंदर है ये। तो ध्यान से कि नव पाषाण काल में कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य है, वो नई खोजों के आधार पर देखें तो लहुरा देव के अंदर मिले हैं, जो कि यूपी के संत कबीर जिले में है। लेकिन अगर नई खोज को हटा दिया जाए तो खोज से पूर्व मेहरगढ़ के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इसके साक्ष्य मिले थे। ध्यान से सुनो कि अगर नई खोज से पूछे तो लहुरा देव, और इसकी खोज, यानी कि अगर तुमसे दे दिया जाए कि लहुरा देव भी दे दिया जाए ऑप्शन में कि कृषि के साक्ष्य कहां मिले, और मेहरगढ़ भी दे दिया जाए, अगर लहुरा देव भी और मेहरगढ़ भी है तो आपको आंसर में लगाना पड़ेगा लहुरा देव। लेकिन लहुरा देव नहीं दिया है और पूछे कृषि के साक्ष्य कहां पर मिले, तो तुम्हें बताना है कि मेहरगढ़ के अंतर्गत या मेहरगढ़ के अंदर मिले हैं। ठीक, बात करें चावल की, कि यहाँ पर चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखना कि चावल की भूसी के साक्ष्य मतलब यहाँ पर मिले हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में ये मिले हैं कोल्डी हवा। कोल्डी हवा एक नामक स्थान है, कोल्डी हवा के अंदर तुम देखोगे चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया कि नव पाषाण काल क्या था, मध्य पाषाण काल क्या था, पूरा पाषाण काल क्या था।
तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आज मैंने आपको हिस्ट्री की बेसिक चीजें बताई हैं। अब हम हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री में एक एक चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको मैं क्वेश्चन का सेशन भी कराऊंगा, जिसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। जो तुमने चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो, जो कि चाहे एनटीपीसी हो, यूपीपीसीएस हो, उन सभी में जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आपको मैं यहाँ पर सोल्व कराऊंगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो हिस्ट्री के इन पार्ट को जान सके, हिस्ट्री के फैक्ट्स को जान सके और हिस्ट्री के अंदर जो भी बदलाव होते हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, उसको समझ सके। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, दोस्तों के पास क्या करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।